वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी और हिंडनबर्ग के बीच का रिश्ता। साथ ही हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि HUL के शेयर्स कल 5% नीचे चले गए। उसके बाद हम बात करेंगे IT फर्म्स की, कैस्पर स्काई की, दिव्यानी की जो KFC को ओन करता है, ACC सीमेंट के बारे में भी बात करेंगे और डेटा ब्रिक्स के बारे में। उसके साथ साथ AI सेक्टर में क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स में कल जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट 5% की थी क्योंकि मैनेजमेंट ने मार्जिन गाइडेंस 23-24% से घटाकर 22-23% कर दिया है। शुरुआत में वॉल्यूम ग्रोथ से ये स्टॉक में 2.6% की तेजी देखी गई थी, लेकिन मार्जिन कट ने पूरा सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। लोगों ने बोला मार्जिन कट हो रहे हैं तो जरूर गड़बड़ है और इनका Q4 का रिजल्ट भी आया था साथ ही में। तो Q4 के रिजल्ट में जो इनका आइसक्रीम वाला ब्रांड है, आइसक्रीम वाला सेगमेंट है, उसमें बहुत ही अच्छी हालत नहीं थी। लोगों ने जैसा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था और FMCG डिमांड लो तो है ही है, वहीं उसके साथ साथ इनपुट कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है और उसके वजह से प्रॉफिट पर प्रेशर बना हुआ है। इनपुट कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल, जो जैसे रॉ मटेरियल लिया, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर हुआ, फिर पैकेज हुआ, फिर सामान आप तक पहुंचता है, तो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग ही बढ़ गई है। रॉ मटेरियल की प्राइसिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ेगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ गई तो फिर आप उसको जल्दी से खरीदोगे नहीं। मान लो पहले 2 रुपए की जो बिस्किट आती थी पार्ले वाली, वो साइज देख लो उसका वेट, और अब जो 5 वाली पार्ले आती है उसका साइज देख लो तो एक जैसा आपको दिखेगा। अब हालांकि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू 3% बढ़ा तो था, लेकिन प्रॉफिट 4% गिरा। तो आपको क्या लगता है HUL अपने बिजनेस में रिकवरी कर पाएगा? और ये जो 5% का गिरावट हुआ है इस स्टॉक में, क्या उसकी भी रिकवरी हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो कितनी जल्दी हो सकती है रिकवरी? अगली न्यूज है राहुल गांधी का नाम सामने आना हिंडनबर्ग केस में, और ये चीज हुई है मोसाद के सीक्रेट रिपोर्ट के वजह से हर जगह हलचल मच गई है। न्यूज ये है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने कांग्रेस लीडर सैम पिट्रोडा के US बेस्ड सर्वर्स को हैक करके हिंडनबर्ग और राहुल गांधी के पॉसिबल लिंक्स ढूंढने की कोशिश की। स्पुतनिक इंडिया ने ये क्लेम किया है। स्पुतनिक इंडिया क्या है मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा, लेकिन ये ऑपरेशन अडानी रिपोर्ट से पहले के सीक्रेट चैट्स और बैक चैनल लिंक ट्रेस करने के लिए किया गया था, लेकिन अब तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। और आपको क्या लगता है, ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या सिर्फ एक अफवाह है? आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी मैं स्पुतनिक इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल आए। देखिए, स्पुतनिक इंडिया एक न्यूज प्लेटफॉर्म है जो रशिया के स्टेट ओन्ड मीडिया ग्रुप रोसिया सेगोनिया के अंडर आता है, और ये रशियन नाम है इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वैसा ही है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि स्पुतनिक का ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग वर्जन्स भी होते हैं, जैसे स्पुतनिक इंटरनेशनल, स्पुतनिक इंडिया, स्पुतनिक अरेबिक, ये सारी चीजें। और ये प्लेटफॉर्म जनरली रशिया के व्यू पॉइंट्स और जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को प्रमोट करता है, और कई बार इसका कंटेंट कंट्रोवर्शियल या फिर प्रोपेगेंडा लिंक्ड भी माना गया है, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया और एनालिस्ट के नजरिए से। हालांकि वेस्टर्न मीडिया को प्रोपेगेंडा बोलना रशियन चैनल्स को ये तो खास बात है, क्योंकि आपको पता है रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा था और जो वेस्टर्न मीडिया है वो रशिया को बहुत ज्यादा प्यार करती नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब आप ऐसा समझ लो कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे हमला करेगी तो फिर पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि इंडियन न्यूज प्रोपेगेंडा फैला रही है कि इन्होंने इतनी किलिंग्स की पहलगाम में, कोई टेरर अटैक नहीं हुआ, इस तरह की चीजें ये लोग बोलते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप रिलेट कर सकते हो। अब चलते हैं अगली बिजनेस न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। AI ने बदला IT हायरिंग का फ्यूचर, अब कम लोगों से ज्यादा काम हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि HCL और LTI माइंडट्री जैसे इंडियन IT जायंट्स अब AI का यूज करके ग्रोथ लेकर के आ रहे हैं अपनी कंपनी में, वो भी
बिना ज्यादा हायरिंग के। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप डेटा देखो तो HCL ने 4.8% रेवेन्यू ग्रो किया, जबकि हेड काउंट 1.8% गिर गया। वहीं पे LTI माइंडट्री ने भी मैन पावर 2.9% से कम की। तो AI प्रोडक्टिविटी को 50% तक बढ़ा रहा है, इसलिए अब रेवेन्यू और हायरिंग का रिलेशन लीनियर नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको ग्रोथ लाना होता था तो आपको पैसे खर्चे करने होते थे हायरिंग में, अच्छी टीम पे, अच्छे लोगों पे। और अब इसके वजह से क्या होता था कि एक लीनियर ग्राफ बनता था, यानी कि आप पैसे खर्चे करते जाओगे, आपकी कंपनी की ग्रोथ होती जाएगी। अब ये कर्व लीनियर नहीं रह गया है, आप कम पैसे खर्च करके भी ग्रोथ ला सकते हो। तो आपको क्या लगता है, क्या AI से नौकरियों का फ्यूचर खतरे में है या फिर AI एक नई अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेकर के आ रही है? अगली न्यूज है कैस्परस्काई की। आपने इसका नाम कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा अगर आपने कभी एंटीवायरस अपने पीसी में इंस्टॉल किया होगा। साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्काई ने 2024 में इंडिया के अंदर डबल ग्रोथ का डिजिट अचीव किया है और गाइटेक्स एशिया 2025 में एपेक MD एड्रियन हिया ने बताया कि इंडिया अब उनका टॉप प्रियोरिटी मार्केट है। उसके साथ साथ AI और मशीन लर्निंग के यूज से कैस्परस्काई अपने प्रोडक्ट्स और पार्टनर सपोर्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएगा। तो इंडिया के पीछे अब हर एक कंट्री है, हर किसी को पता है इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है और इंडिया में लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना अच्छे से आता है, यानी कि मोबाइल फोन या फिर आपको विंडोज दूसरी डालनी है 7, 8, 9। यहीं पे US वगैरह में नॉर्मल लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपनी विंडोज को कोई भी चीज है सही करने में। तो ये सारा रीजन है और कैस्परस्काई को ये भी लग रहा है कि इंडिया में उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि आज से 10, 15, 20 साल पहले ज्यादातर जो एंटीवायरसेस लोग यूज करते थे वो एवेस्ट का यूज करते थे, कैस्परस्काई का थोड़ा सा कम यूज करते थे। बट अब ये ग्रोथ कैस्परस्काई को दिख रही है। लेट्स सी क्या होता है। और आप मुझे बताओ, आप अपने पीसी में कौन सा एंटीवायरस यूज करते हो या फिर कोई भी एंटीवायरस आप नहीं यूज करते हो। चलते हैं अब अगली बिजनेस न्यूज की तरफ और बिजनेस न्यूज में ये है कि बिरयानी बाई किलो अब KFC वाले दिव्यानी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। मेरा मतलब है दिव्यानी इंटरनेशनल ने 419.6 करोड़ में स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी का 80.72% स्टेक खरीद लिया है। अब स्काई गेट का स्टेक खरीदा है, अब इसमें बिरयानी बाई किलो कैसे आ गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्काई गेट के अंदर यानी कि स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी के अंदर बिरयानी बाई किलो, गोयला बटर चिकन और द भोजन, ये 3 ब्रांड्स आते हैं। और इस डील के बाद से स्काई गेट अब दिव्यानी इंटरनेशनल की सब्सिडरी बन जाएगी और ये मूव इंडियन फूड सेगमेंट में दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और इससे आप ये भी समझ सकते हो कि KFC का कैसे कंपटीशन को खत्म किया जाता है, कंपटीशन को कैसे परचेज किया जाता है। जैसे फेसबुक ने परचेज किया इंस्टाग्राम को, फिर फेसबुक ने देखा कि व्हाट्सएप आगे बढ़ रहा है, उन्होंने व्हाट्सएप को भी परचेज कर लिया। तो ये सारी चीजें स्टार्टअप के वर्ल्ड में, बिजनेस के वर्ल्ड में चलती है। वैसे क्या आपको ये बात पता था कि दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया में KFC की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और दिसंबर 31, 2024 तक दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ने लगभग 700 KFC आउटलेट्स ऑपरेट किए हुए हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता था तो इस बिजनेस न्यूज को लाइक जरूर करें। और हाँ, मुझे पता है आपने ये सुन करके अभी मुझे लाइक नहीं किया होगा, लेकिन अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको फिर से दूं और अगर आप बिजनेस न्यूज या फिर बिजनेस वर्ल्ड में होगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे। अगर आप सच में बिजनेस को पसंद करते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर स्टार्टअप या फिर एक इन्वेस्टर हो तो देखिए, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड यम ब्रांड के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत KFC के अलावा पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड भी ऑपरेट करता है। ये चीज आपको नहीं पता रही होगी, मुझे पता है। अगर आपको पता थी तो आप मुझे कमेंट में बताओ यार, हाँ ये मुझे पता था कि पिज्जा हट भी दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड चलाती है। अगली बिजनेस न्यूज है ACC की और ACC का प्रॉफिट गिरा है पर वॉल्यूम और रेवेन्यू में रिकॉर्ड जंप देखा गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ACC ने Q4 FY25 में 751.03 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया।
जो पिछले साल से 20.4% कम है, लेकिन रेवेन्यू 12.7% से बढ़कर 5,991.67 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और कंपनी ने रिकॉर्ड 11.9 मिलियन टन सीमेंट भी बेचा। साथ ही साथ एसीसी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और ये डिविडेंड 7.50 रुपीस पर शेयर पे आपको मिलेगा। वहीं पे अगर मैं आपको चार्ट्स का बताऊं तो चार्ट्स पे बुलिश ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो क्या आप एसीसी में बाइंग करने का मौका देख रहे हो या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी एसीसी को बाई करने का सही समय नहीं है? अगली बिजनेस न्यूज में आपको पता चलेगा कि इंडिया एआई और डेटा इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है बहुत ही जल्द, क्योंकि एआई कंपनी डेटाब्रिक्स ने इंडिया में 250 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है और ये अगले 3 साल के लिए है। साथ ही आपको ये जान के भी खुशी होगी कि बेंगलुरु के R&D सेंटर में हायरिंग 50% बढ़ाकर 750 लोगों तक होगी। उसके साथ साथ इंडिया डेटा और एआई एकेडमी से 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग भी देगा और इस कदम से इंडिया को बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है ग्लोबल एआई टैलेंट हब बनने के लिए, क्योंकि इस वक्त क्या है आपको पता ही है, आईटी सेक्टर में स्पेशली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो गया, मेटा हो गया, ज्यादातर जगह इंडियंस हैं। तो इंडिया में लोगों को ये पता है कि यहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। अब बारी है एक नए दौर की और वो नया दौर है एआई का, और अगर इंडिया इसमें पीछे रह गया तो फिर बहुत ही जल्द इंडिया अपनी डोमिनेंस खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर पूरी तरीके से चेंज होते जा रहा है एआई सेक्टर में। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आजकल वेबसाइट बनाने के लिए भी लोग कई सारे एआई टूल का यूज करके HTML CSS में कोडिंग लिख लेते हैं, कभी कभी लॉजिक खुद जनरेट करवा लेते हैं कई एआई टूल्स से। तो आपको बहुत ही जल्द जब ये एआई सिस्टम्स, एआई और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है ना, उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी और ये फ्यूचर सॉफ्टवेयर डेवलपर और आईटी सेक्टर से शिफ्ट होकर के धीरे धीरे बदलते बदलते सिर्फ और सिर्फ एआई सेक्टर और एआई से रिलेटेड चीजें ही बची रह जाएंगी। हालांकि एआई को बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, बट देखते हैं क्या होता है। ये शिफ्ट बहुत ही मजेदार है और अगर इंडिया इसमें आगे निकल गया ना तो भाई मजा आ जाएगा। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे अलग बिजनेस न्यूज के साथ। तब तक प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।